नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी बाल भारती का एक नया पाठ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पाठ 3 जो दूसरी इकाई का पाठ 3 है और पाठ का नाम है काकी। तो बच्चों, ये एक कहानी है और इस कहानी में एक अबोध बालक के जीवन की करुण घटना का चित्र स्पष्ट किया गया है और बाल सुलभ कल्पना को भी इसमें साकार किया गया है। तो हम देखते हैं पार्ट 3 काकी। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत तक देखिए और आखिरी में इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर भी आपको भाषा की और व्याकरण सहित देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों, ये इस वीडियो को पूरा देखिए। तो इस पाठ के जो लेखक हैं सियाराम शरण जी गुप्त, इन्होंने इस पाठ को लिखा है। और सबसे पहले हम लेखक महोदय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका जन्म 1895 को चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी मृत्यु 1963 में हुई और आपकी जो रचनाएं हैं मौर्य विजय, बापू, अमृत पुत्र, काव्य कृतियाँ, गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी उपन्यास है आपका, और मानुसी ये आपका कहानी संग्रह रहा है। और काव्य परिचय है आपका व्यक्तिक और साहित्यिक रूप गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहा है। तो बच्चों, अब हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। पार्ट 3 काकी। सबसे पहले विचार मंथन देखिए। यहाँ पर हमको विचार मंथन दिया गया है। स्वामी तिन्ही जगांचा आई बिना भिकारी। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है कि अगर स्वामी तीनों जगहों का जो स्वामी है वो भी आई के बिना, आई यानी माँ को कहा गया है। मराठी की पंक्तियाँ हैं ये। तो स्वामी तिन्ही जगह चा आई बिना भिकारी। जिस व्यक्ति की माँ नहीं है तो वो उससे बड़ा कोई भिकारी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस पाठ में जो विचार मंथन के रूप में हमको समझाया गया है कि अगर वो 3 जगहों का भी स्वामी है, कितना भी बड़ा राजा महाराजा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी अगर माँ नहीं है तो वो एक भिखारी ही समझा जाएगा। ऐसा इस विचार मंथन के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो बच्चों, विचार मंथन की जो कृति है आप आपकी कक्षा में कर सकते हैं। माँ के बारे में अपने अन्य मित्रों से चर्चा कर सकते हैं, अपने कक्षा शिक्षक के साथ में चर्चा कर सकते हैं। किसी दिन माँ के घर पर ना होने पर आपके क्या अनुभव होंगे, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखकर कहें। और माँ की महानता के बारे में कुछ जो अच्छे विचार हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम श्यामू नाम का एक बच्चा है। वो सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम यानी रोना धोना मचा हुआ है। उसकी जो काकी थी जिनका नाम था उमा, नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल उड़ाया हुआ था उनको, और वो भूमि शयन कर रही थी। भूमि शयन यानी उनको भूमि पर सुलाकर रखा गया था। और घर के जितने भी लोग थे सब उन्हें चारों तरफ से घेर कर करुण स्वर में विलाप कर रहे थे, इन्हें रो रहे थे। तो जब ये श्यामू ने देखा तो ये चित्र देखकर वो बहुत चिंतित और आश्चर्यचकित हो गया। और जब लोग उमा को शमशान लेके जाने लगे, उठाने लगे, तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। बहुत हाथ पैर मारा कि मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं, मेरी काकी को कहाँ लेकर जा रहे। और लोगों के हाथ से छूट कर वह अपनी माँ के ऊपर गिर जाता था। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर
कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। वह अपनी माँ को काकी कहा करता था। तो आज उसकी माँ जो थी उससे बिछड़ रही थी, जिस माँ ने उसे जन्म दिया, और वो लोग उसे उठाकर लेकर जा रहे थे। तो बहुत ही एक ऐसा दृश्य, करुण दृश्य, जो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी माँ के लिए बेचैन हो उठा, और वो अपनी माँ को काकी कहकर संबोधित करता था, काकी कहकर बुलाता था। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह ना जा सका, क्योंकि छोटा बच्चा था और ये सब देखकर वो डर जाता था, या और उसके मन में एक आघात सा बैठ जाता था, इसलिए उसे वहाँ पर नहीं लेकर जाया गया। एक जो दासी थी, राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। दासी यानी जो उसका पालन पोषण करने वाली थी, जो उनकी नौकरानी जिसे हम कह सकते हैं, और जो देखभाल करती हैं उन्हें दासी कहते हैं। तो उन्होंने श्यामू को संभाल कर घर पर ही रखा। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी जो काकी है, उसकी जो माँ है, वो उसके मामा के यहाँ गई है और कुछ ही दिनों के बाद लौट आएगी। परंतु असत्य के वातावरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता है, यानी कहीं ना कहीं उस सत्य को सामने आ ही जाता है। और जब श्यामू अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ में खेलता था, तो उस अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया कि अब, और यह बात छिपी नहीं रह सकी कि काकी और कहीं नहीं बल्कि राम के यहाँ गई है, यानी उनका स्वर्गवास हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके दोस्तों ने आखिर उसे बता ही दिया था। काकी के लिए कई दिन रात लगातार रोते रोते उसका जो रुदन तो था, ये देखिए किस प्रकार से वो बच्चा उदास मन से बैठा हुआ है और अपनी माँ को याद कर रहा है। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं। इसके बाद में अगली पंक्तियों पर उसका जो रुदन था, उसका जो रोना था, धीरे धीरे शांत तो हो गया, परंतु उसके मन में जो शोक था वो शांत ना हो सका। जिस प्रकार से वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, यानी बरसात होती है, तो बरसात के बाद में क्या होता है, जो वर्षा का पानी है वो गायब ज़रूर हो जाता है। अगोचर हो जाना यानी गायब हो जाना। अगोचर हो जाता है, पृथ्वी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर का पानी गायब ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसके जो ज़मीन के अंदर वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, सूख जाता है, तो ज़मीन की आर्द्रता जो है वो वैसी ही बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से श्यामू के मन में भी वो जो दुख था, उसके अंतःस्थल में, उसके हृदय में, उसके मन में जाकर बैठ गया था, और वह शोक उसी प्रकार से उसके मन में बैठा हुआ था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है किस प्रकार से वो अकेला बैठा हुआ है और शून्य मन से आकाश की ओर देख रहा है। तभी उसकी नज़र एक दिन आसमान में उड़ने वाली पतंग पर पड़ी। एक पतंग जो आसमान में उड़ रही थी। अपनी माँ को हमेशा याद करता था और आसमान की ओर देखा करता था। तो एक दिन उसकी नज़र पतंग की तरफ पड़ी, जो पतंग ऊपर उड़ रही थी, आसमान की ओर उड़ रही थी, आकाश की ओर उड़ रही थी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम से खिल उठा और उसे थोड़ी सी उस दिन प्रसन्नता प्रतीत हुई। उसे लगा, ये उसके मन में कुछ भाव आया उस पतंग को देखकर। अब क्या भाव आया वो हम आगे देखेंगे। तभी उसने अपने पिता के पास गया और अपने पिता को भी वो काका कहकर संबोधित करता था। माँ को काकी और पिता को काका कहकर बुलाता था। और वह उनके पास में गया। उसके पिता का नाम विश्वेश्वर था। तो उनसे उसने कहा कि मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। तो उसके पिता वो भी बहुत दुखी थे, अनमने थे, क्योंकि उनकी पत्नी उनसे दूर हो गई थी, जिस प्रकार से श्यामू से उसकी माँ दूर हो गई थी।
तो विश्वेश्वर से उनकी पत्नी भी दूर हो गई थी, तो वो भी बहुत दुखी थे, अनमने यानी उदास थे। और अच्छा मंगा दूंगा, उन्होंने सोचा कि चलो बच्चा मांग रहा है कुछ, तो उन्होंने कहा बेटा मंगा दूंगा, और कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित यानी बहुत इच्छुक था। उसे बहुत इच्छा थी कि कब मुझे वो पतंग मिल जाए। उसके मन में जो कुछ चल रहा था वह जल्दी से जल्दी पतंग बुलाकर वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। किसी तरह से उसने अपनी इच्छा को रोकना चाहा लेकिन रोक ना सका। तभी उसकी नज़र उसके पिता की कोट पर गई, जो एक जगह खूंटी पर टंगा हुआ था। खूंटी यानी पहले के समय में जो कोट वगैरह या कपड़े वगैरह रखने के लिए जो एक स्थान होता था, जिसे हम आज हैंगर वगैरह कह सकते हैं, उस प्रकार से वहाँ पर एक खूंटी थी और उस पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। श्यामू ने इधर उधर देखा और पास में रखा स्टूल सरका लिया, और उस स्टूल पर चढ़कर जब उसने कोट की जो जेबें थी, बहुत सारी जेबें थीं उसमें, उनको टटोला, तभी उसे एक चवन्नी वहाँ पर मिली और वह तुरंत वह लेकर वहाँ से भाग गया। अब आप इस बात से पता लगा सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह पतंग के लिए कितना उत्साहित था कि उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसे हम चोरी भी कह सकते हैं, लेकिन उसके मन में चोरी जैसा कोई भाव नहीं था, लेकिन वो पतंग मंगाना चाहता था। और पिता से उसने जब कहा तो पिता ने कहा ला देंगे, लेकिन उसे धीरज नहीं था और उसने एक गलत काम कर लिया, चोरी जैसा काम किया। लेकिन तभी उसने वो पैसा, एक सुखिया जो थी उसकी दासी थी, उनका लड़का था जिसका नाम था भोला, तो श्यामू का हम वयस्क था, वो एक ही उम्र के थे दोनों, श्यामू और भोला। श्यामू ने उसे चवन्नी दी और कहा कि अपनी जीजी से चुपचाप से एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। इस प्रकार से उसने अपने मित्र भोला से कहा कि अपनी जो बहन है, बड़ी दीदी है, उनसे कहकर एक पतंग और डोर मंगा देना और ये किसी को पता ना लगने पाए। तभी पतंग आई और एक अंधेरे के घर में उसने डोर बांधी जाने लगी, पतंग के अंदर डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो मैं एक बात कहूँ। जो अभी तक उसके मन में जो बात छुपी हुई थी, जो आकांक्षा, जो जिसके लिए उसने अपने पिता की कोट से पैसे चुराए थे, वो बात अब वो भोला को बताना चाहता था। क्योंकि हमारे मन में जब कोई बात होती है और जब हम किसी से कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो श्यामू ने अपने मन की बात को भोला के सामने रखने की पेशकश की और उसने कहा कि तुम अगर ये बात किसी को नहीं बताओगे तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से भी ना कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, जो उसके अंदर रहस्य छुपा हुआ था। तब उसने कहा कि मैं ये जो पतंग है ये राम के यहाँ भेजूँगा, क्योंकि उसे बताया गया था उसकी जो माँ है, वो काकी जो हैं, वो राम के यहाँ गई हैं। और उसके मन में यह अंदाज़ लगा कि ये पतंग ऊपर उड़ती है, आसमान में उड़ती है, मैं तो उड़ के नहीं जा सकता, तो क्यों ना मैं ये पतंग को राम के यहाँ भेजूं और उसको पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता था। तो जो भोला था वो श्यामू से अधिक समझदार था। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो बाल मन होता है, बच्चों की जो अंदर जो कुछ कुछ बातें चलती रहती है, इस प्रकार की कल्पनाएं सोचते रहते हैं बच्चे, जो हम भी नहीं सोच सकते। तो श्यामू के मन में यह सब चल रहा था कि ये पतंग ऊपर जाएगी, आसमान में जाएगी, और जब ये पतंग राम के यहाँ जाएगी तो वहाँ पर मेरी काकी जब ये पतंग को देखेगी
तो उसे पकड़कर वो नीचे आएगी। इस प्रकार अपनी माँ को मिलने के लिए बहुत व्याकुल था वो, और माँ से मिलना चाहता था। उसे तो पता नहीं कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई जो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन बच्चों का बाल मन होता है, उसकी कल्पना होती है, उसके द्वारा उसने ये सब सोच रखा था और इसी के कारण उसने ये चोरी जैसा अपराध किया था। भोला जो था श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो। तो जो भोला था वो श्यामू से अधिक समझदार था। उसने बोला, ये तो तुम पतंग उड़ा रहे हो ठीक है, लेकिन ये तो पतला सा धागा है, तो जब काकी आएगी तो काकी कैसे नीचे उतरेगी? ये पतला धागा तो डोर टूट जाएगा और काकी नीचे गिर जाएगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मोटी रस्सी लाना चाहिए, और मोटी रस्सी से काकी गिरेगी नहीं और सीधी नीचे आ जाएगी। अब जो भोला था, भोला भी उसी की उम्र का था और वो भी उसी की बातों में आ गया, और उसे भी ऐसा लग रहा था कि सचमुच जो श्यामू की मम्मी है, जिसने वो काकी कहता है, और वो वापस आ जाएगी। उसने भी उसकी जो युक्ति थी उसमें हाँ में हाँ मिलाकर उसे समझाने का प्रयास किया कि अगर मोटी रस्सी मिल जाए तो सब ठीक रहेगा। तो किस प्रकार से बच्चे देखो, यहाँ पर पैसा दे रहा है वो, और पैसे देकर पतंग लाने के लिए बता रहा है, और जब पतंग आ जाती है तो यहाँ पर अंधेरे में बैठकर वो पतंग को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। ये चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं इस पाठ को। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और कहानी के अगले अंश पर। श्यामू ने जब भोला से बात सुनी तो वो गंभीर हो गया, थोड़ा सा उदास हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई थी। भोला ने जो बात कही थी कि मोटी रस्सी अगर रहेगी तो काकी जल्दी से नीचे आ सकती है, रस्सी टूटेगी नहीं, तो उसे ये बात सचमुच लाख रुपए की लगी। परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, और पास में दाम भी नहीं, दाम मैंने पैसे भी नहीं थे। घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उसे लग रहा था कि मेरी काकी को बिना दया और माया के उठाकर लेकर गए और वहाँ पर उसको जला के आए, और इनसे अगर हम कुछ पैसे मांगेंगे तो ये घर वाले तो देने वाले नहीं हैं। अब उस दिन श्यामू को चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आई, सो नहीं पाया। फिर उसके मन में विचार आया कि देखिए, धीरे धीरे वो जो चोरी कर रहा था, अब उसके मन में और एक विचार आया कि पहले की तरकीब की तरह उसने फिर से दूसरे दिन भी वही काम किया और अपने पिता के कोट से अब 1 रुपये निकाला। पहले चवन्नी निकाला था, अब उसने 1 रुपये निकाला और उसे ले जाकर भोला को दिया, और भोला से कहा कि भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहिर भैया से कहकर कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। और जो उसका भाई था, तो भाई से उसने कहा कि मैं कागज़ पर क्या लिखवा लूँगा, काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। इस प्रकार से श्यामू ने कहा कि मैं जब काकी उस पर लिखवा लूँगा, जब नाम लिखा रहेगा तो ठीक पतंग काकी के पास जाएगी और काकी जल्दी से जल्दी वापस वो पढ़कर आ जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में फिर बैठ गए और पतंग में रस्सी बांध रहे थे, क्योंकि रस्सी वगैरह आ चुकी थी। उसी समय अकस्मात यानी अचानक उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह, अकस्मात यानी अचानक, उग्र रूप में, एकदम गुस्से में, उग्र रूप में यानी गुस्से में लाल पीले होकर
जो विश्वेश्वर थे यानी श्यामू के पिता थे, शुभ कार्य में यानी एक बहुत अच्छा जो काम होने जा रहा था श्यामू का, उसमें एक विघ्न की तरह वहाँ पर आ घुसे। विघ्न की तरह यानी बाधा की तरह, अड़चन की तरह वहाँ पर आ घुसे। दोनों को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला तो बहुत डर गया था और उसने शक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर हो गया बोलो तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसने बता दिया कि सब कुछ सच्चाई बता दी। मुखबिर हो जाना यानी हकीकत बयान कर देना, सब कुछ डर घबरा कर सब कुछ बता देना। वह बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, उसने ये सब बात बता दिया। श्यामू ने उससे कहा था किसी को बताना नहीं, लेकिन उसे लगा मेरा नाम आएगा और वो जो काका है मुझे मारेंगे, डांटेंगे, इसलिए उसने सच सच बता दिया और कहा कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला है। अब विश्वेश्वर को ये पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है और श्यामू के मन में क्या चल रहा है, कि वो अपनी माँ के लिए कितना तड़फ रहा है, किस प्रकार से वो काम कर रहा है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद उसकी जो पतंग थी उसे फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर उन्होंने पूछा, ये किसने मंगाई? उनको लगा कि ये जो पतंग तो फाड़ दी उन्होंने, और ये रस्सियाँ किसने मंगाई? तो भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। ये कहते थे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। और अब भोला ने काका के सामने पूरा रहस्य उजागर कर दिया था कि ये रस्सी क्यों मंगाई गई थी और वो पैसे कोर्ट से क्यों निकाले गए थे। विश्वेश्वर हत बुद्धि से यानी उनकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी, जैसे उनकी बुद्धि मारी गई हो। एकदम अवाक हो गए वो और खड़े होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने जब फटी हुई पतंग उठाकर देखा तो उस पर एक कागज़ चिपका हुआ था और उस कागज़ पर लिखा था काकी। तब उन्हें अपने कार्य पर बहुत पश्चाताप हुआ होगा और उन्होंने श्यामू को गले लगाया होगा और सोचा होगा कि इस बाल मन में माँ के प्रति कितना प्यार है, कितना स्नेह है, कितना दुलार है, और माँ के लिए ही उसने ये चोरी की थी। शायद उन्हें अपनी करनी पर जब उन्होंने श्यामू को मारा होगा तब उन्हें आज बहुत दुख हो रहा होगा। ये सब देखकर उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा होगा। जब उन्होंने उस पतंग को उठाकर देखा तो उस कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। तो इस कहानी के माध्यम से बच्चों आप समझ सकते हैं, ये देखो किस तरीके से पतंग को धागा बांधा जा रहा था, रस्सी बांधी जा रही थी, और जब पिता ने फाड़ा तो उस पर लिखा हुआ शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है काकी, और यहाँ पर भोला और श्यामू दोनों खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ये कहानी को आपने अच्छी तरीके से सुना, समझा, और इसके प्रश्न उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। इसका स्वाध्याय देखते हैं। अब एक प्रश्न, कागज़ पर काकी लिखा देखकर विश्वेश्वर के मन में कौन कौन से भाव विचार आए होंगे आप निश्चित रूप से समझ ही गए होंगे, और कमेंट्स के द्वारा आप हमें बताइए कि कौन कौन से भाव विश्वेश्वर के मन में आए होंगे और श्यामू के प्रति कौन कौन से विचार आए होंगे। तो शब्द वाटिका की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कोहराम यानी कोलाहल, विलाप यानी रोना, अगोचर यानी अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, मुखबिर यानी खबर देने वाला जो जासूस होता है उसे मुखबिर कहते हैं। तो प्रफुल्ल यानी प्रसन्न होना, अकस्मात एकाएक अचानक, शक पकाकर डर कर, भूमि शयन यानी ज़मीन पर सोना, आर्द्रता यानी नमी, गीलापन जिसे हम कह सकते हैं, अंतस्थल मन या हृदय, उत्कंठित इच्छुक होना, बहुत ही उत्साहित होना, और समवयस्क समान उम्र के, एक ही उम्र के बच्चे उसे हम समवयस्क कहते हैं।
रहस्य यानी भेद, उग्र यानी बहुत गुस्से में, कोठरी यानी कमरा, विघ्न यानी बाधा और तरकीब यानी उपाय। तो बच्चों आप ये जितने भी शब्दार्थ हैं आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं धीरे धीरे देखकर किस प्रकार से मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिख कर रखे हैं, और आप इसे अपनी कॉपी में उतार सकते हैं अच्छी तरीके से और इसे याद कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अ, नींद खुलने पर श्यामू ने क्या देखा? तो नींद खुलने पर श्यामू ने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है और उसकी काकी एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सभी लोग करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं यानी रो रहे हैं। दूसरा देखिए प्रश्न, श्यामू अपनी माँ को क्या कहकर पुकारता था? तो श्यामू अपनी माँ को काकी कहकर पुकारता था। इन प्रश्नों को भी आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखिए और याद करते रहिए। आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय क्यों खिल उठा? आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय यह सोचकर खिल उठा कि वह यह पतंग राम के यहाँ ऊपर भेजेगा ताकि उसकी काकी नीचे आ सके और अपनी काकी को नीचे उतार लेगा। यह सोचकर उसका जो मन था पतंग को देखकर खिल उठा। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम। श्यामू ने पतंग खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लिए? तो श्यामू ने पतंग खरीदने के लिए पैसे अपने पिता के कोट की जेब से निकाले। भोला कौन था? अगला प्रश्न देखिए। भोला श्यामू का मित्र एवं सुखिया दासी का लड़का था। वाला प्रश्न देखिए। पतंग पर चिपके हुए कागज पर कौन सा शब्द लिखा था? पतंग पर चिपके हुए कागज पर काकी शब्द लिखा था। कौन सा शब्द लिखा था? काकी। ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है जो मैंने चुन चुन कर निकाले हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। श्यामू ने पिता के कोट की जेब से पैसे क्यों निकाले थे? तो श्यामू ने पिता के कोट की जेब से पैसे पतंग और रस्सी खरीदने के लिए निकाले थे। इसका और भी एक कारण लिख सकते हैं ताकि वो अपनी माँ को ऊपर से या राम के यहाँ से नीचे बुलाना चाहता था, इसलिए उसने पतंग और रस्सी के लिए पैसे निकाले थे। ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न हमने शॉर्टकट में लिखा है। प्रश्न दूसरा देखिए बच्चों। किसने किससे कहा? इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? यह वाक्य श्यामू ने लोगों से कहा। दूसरा, मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो, श्यामू ने पिताजी से कहा। तीसरा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो, श्यामू ने भोला से कहा। यह वाक्य। चौथा देखिए बच्चों, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, श्यामू ने भोला से कहा। पांचवा वाक्य है, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। यह वाक्य किसने कहा था? पिताजी ने श्यामू से कहा। श्यामू से पूछा था गुस्से में। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। यह वाक्य किसने कहा? भोला ने श्यामू के पिता से कहा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहानी के इन पात्रों का आपस में रिश्ता लिखो। विश्वेश्वर और उमा कौन थे? पति और पत्नी थे वो। श्यामू और उमा कौन थे? माँ और पुत्र थे, माँ और बेटा हम कह सकते हैं। जवाहर और श्यामू दोनों भाई भाई थे। सुखिया और भोला ये भी माँ और पुत्र थे, माँ और बेटे थे। आप इनका रिश्ता माँ और बेटे का था। श्यामू और भोला मित्र थे दोनों भी, और विश्वेश्वर और श्यामू पिता और पुत्र थे। ये इनका रिश्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्हें आप आपकी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों विरुद्धार्थी शब्द देखिए। सत्य का असत्य है, शुभ का अशुभ है, समझदार का नासमझ है,
मोटी का पतली है, मृत्यु का जीवन है, और शांत का विरुद्धार्थी शब्द अशांत है, विश्वास का विरुद्धार्थी अविश्वास, बांधना का खोलना। तो ये विरुद्धार्थी शब्द भी आप आपकी कॉपी में लिख सकते हैं। ये रिश्ता अभी हमने प्रश्न देखा, इसका उत्तर भी देखा, तो ये आप इसी तरीके से कॉपी में उत्तर लिख लीजिए और अपना प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए। भाषा की ओर आगे हम देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और प्रत्येक वाक्य में ऐसे 2 शब्द ढूंढकर लिखो जो एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। कॉपी में इसी प्रकार के अन्य वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर आपको वाक्य दिखाई दे रहा है। आदान, पहला देखिए आप, भाषा विचारों के आदान प्रदान का है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का प्रभावी साधन है। तो यहाँ पर आदान और प्रदान, ये 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं, है ना। आदान का उल्टा होगा प्रदान। तो यहाँ पर देखो तितली के पंख बने हुए हैं, एक तरफ आदान है और दूसरी तरफ प्रदान लिखा गया है। इसी प्रकार से अन्य जो वाक्य हैं इन्हें भी हमें पूरा करना है। दूसरा देखिए, हमेशा सज्जनों की संगति में रहें और दुर्जनों से दूर रहें। तो यहाँ पे सज्जन, ये देखो एक शब्द है और उसका विरुद्धार्थी है दुर्जन। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सज्जन और यहाँ पर लिखना पड़ेगा दुर्जन। अगले वाक्य में आपको, अगले पेज में आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे, तो आप उत्तर भी देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरा वाक्य देखिए, विज्ञान का सही उपयोग वरदान है, अन्यथा वह अभिशाप है। तो यहाँ पर 2 शब्द कौन से हैं जो एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं? तो यहाँ पर वरदान, पहला शब्द है वरदान। तो वरदान का अपोजिट उल्टा होगा अभिशाप। तो वरदान और अभिशाप आपको पहले इसमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा वरदान और दूसरे इसमें लिखना पड़ेगा अभिशाप। ये एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द है। इसके बाद में बच्चों आगे का देखो, ये आप पूरा पढ़ लीजिए। अभी हमने यहाँ पर इसके उत्तर लिखे हैं, ये देखिए, है ना, उत्तर भी लिखे हुए हैं और इन उत्तर को आप आपकी कॉपी में पूरी तरीके से लिख लो। ये देखिए यहाँ पे आदान प्रदान, यहाँ पर सज्जन उसी प्रकार से अगला इसमें देखिए चौथा, आज विश्व को अशांति की नहीं शांति की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर आपको अशांति और शांति दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द दिख रहे हैं। तो आप अशांति और शांति यहाँ पर लिख सकते हैं, एक जगह अशांति और दूसरी जगह शांति। 5वां देखिए, बगीचे में चारों तरफ फूलों की इतनी सुगंध है कि वहाँ दुर्गंध का नामो निशान नहीं। तो सुगंध का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? दुर्गंध। सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक जगह सुगंध लिखना है और दूसरी जगह दुर्गंध। यहाँ पर उत्तर लिखा ही है, आप सुगंध का उल्टा दुर्गंध लिख सकते हैं। 6वां, निरर्थक का सार्थक। तो यहाँ पर तितली के जो पंख है उस पर एक इसमें निरर्थक यानी बिना अर्थ वाला। अगला देखिए 7वां, यदि प्रशंसा नहीं कर सकते तो कम से कम निंदा ना करें। यहाँ पर अगले प्रश्न है कुछ, प्रशंसा का उल्टा हो जाएगा निंदा, है ना। उसके बाद में एक जगह प्रशंसा और दूसरी जगह निंदा रखना है आपको। 8वां, गाँव जाना अभी तो अनिश्चित है, निश्चित हो जाने पर बताएंगे। तो यहाँ पे अनिश्चित का विरुद्धार्थी निश्चित है। यहाँ पर आपको निश्चित और अनिश्चित दिखाई दे रहा है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। 9वां देखिए, अच्छे संस्कार बच्चों को अवनति और उन्नति। यहाँ पर 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं और एक जगह आपको अवनति और एक जगह उन्नति यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार से आखिरी देखिए, उचित और अनुचित। यहाँ पर 2 शब्द हैं, दोनों भी एक दूसरे के विरुद्धार्थी है। तो उचित और अनुचित का चुनाव स्वयं को ही करना चाहिए।
तो यहाँ पर उचित और अनुचित आपको यहाँ पर तितली के पंख में एक जगह उचित और एक जगह अनुचित लिख लेना चाहिए। उचित यानी सही, अनुचित यानी गलत, है ना। अवनति यानी नीचे की ओर और उन्नति यानी ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से आपने ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखा, समझा, सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बच्चों, तो इसे लाइक करो, इसे शेयर करो और अपने जितने भी मित्र हैं उनको भी आप भेज सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे जो आने वाले नए वीडियो हैं, अन्य पाठ के वीडियो हैं, उसकी लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स के द्वारा फिर से बताइए, आपके विषय की वीडियो अवश्य बनाए जाएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।